नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। क्या मोदी की ईडी में कोई विभीषण बैठा है? राहुल को निपटाने के लिए क्या कोई प्लान बना था और वो प्लान लीक होकर के राहुल गांधी तक पहुंच गया है? क्या ईडी ने भी मोदी से दगा कर दिया है? आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। भाव को जोड़ लीजिए कंट्रोल और तुरंत वो ट्वीट दिखाइए जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। ये राहुल गांधी का ट्वीट है। हिंदी में मैं बता दूं इस ट्वीट में क्या राहुल ने लिखा है। लिखा है, जाहिर है दो में से एक को मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण, ये दो में से एक नहीं, टू इन वन, मतलब दोनों एक ही हैं। टू इन वन को मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण अच्छा नहीं लगा। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया है कि छापेमारी की तैयारी हो रही है। मैं ईडी का खुली बाहों से इंतजार कर रहा हूं। चाय और बिस्कुट मेरी तरफ से हटा दीजिए। बाबू, ये ईडी चक्रव्यूह से निकालने के लिए, मोदी और शाह को चक्रव्यूह से निकालने के लिए, अडानी अंबानी भागवत को और डोभाल को चक्रव्यूह से निकालने के लिए क्या ईडी अब लगाई जाएगी? और राहुल के इस जो है ट्वीट के बाद पूरे सियासत में भूचाल मचा हुआ है। लोकसभा में मनिक्कम टैगोर ने स्थगन प्रस्ताव भी लाया है। स्थगन प्रस्ताव आया है कि अब इस पर चर्चा हो, सेंट्रल एजेंसियों के दुरुपयोग पर। ये वाकई ईडी के जरिए दबाव बनाने की कोशिश थी या हर बार की तरह इस बार भी राहुल ने फिर फंसा दिया इनको कि इसी बहाने सेंट्रल एजेंसियों के पर चर्चा होगी दुरुपयोग? देखो आशीष, एक बात मैं बड़ी रेखांकित करना चाहूंगा और बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा। न्यूज लॉन्चर पे हम हवाबाजी नहीं करते। ये पुड़िया छोड़ने का काम नहीं। ये खबर मेरे पास भी है। पिछले एक दो दिनों में कुछ ईडी के जो मेरे भी सोर्स हैं, हम भी 30 साल से दिल्ली में हैं, अधिकारियों से हमारे भी संबंध है। ईडी में कई अच्छे अधिकारी हैं जो काम कर रहे हैं, ये मतलब आदेशों का पालन कर रहे हैं, वो भी जानते हैं। उन्होंने एक बात जरूर कही थी कि एक बहुत बड़ी मछली को उठाने के लिए बोला है। बहुत बड़ी मछली कौन हो सकता है? और इसका कारण मैं बताता हूं। जब मैं अब राहुल का ट्वीट आने के बाद यदि मैं इसको पूरी चेन को जोड़ूं तो उसका एक कारण है। राहुल गांधी की आक्रामकता भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो शुरू हुई, हिंडनबर्ग रिपोर्ट याद है आपको? हिंडनबर्ग रिपोर्ट में छितड़े छितड़े कर दिए सरकार के, और 300 के पार मेजोरिटी वाली सरकार हिल गई थी। तब एकाएक गुजरात से एक केस निकलता है जिसने राहुल गांधी के मोदी वाले स्टेटमेंट पे केस कर रखा था। वो हाईकोर्ट जाके स्टे लेके आया था कि अपना ही केस आगे नहीं बढ़े। एकाएक वो केस एक्टिव होता है, पुराना केस, और राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो जाती है और उनकी तुरंत उधर सजा सुनाई, कागज आने के पहले मेंबरशिप खत्म, बंगला खाली। राहुल गांधी को पार्लियामेंट से दूर रखने का एक षड्यंत्र था। हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में हारे, सुप्रीम कोर्ट ने सब कर दिया, वापस आ गए। अब राहुल गांधी के भाषण, राहुल गांधी की मेहनत, और ये यकीनन यदि कांग्रेस की जो भी सीटें आई वो राहुल गांधी का खेल है। बाकी किसी को मैं किसी क्रेडिट देने को तैयार नहीं आज के डेट। मतलब कांग्रेस के मैं 100 में से 28-30 कांग्रेस की अपनी सीटें है, वो सब राहुल गांधी। बाकी जब स्लीपर सेल बैठे हुए उन्होंने डुबा दिया कांग्रेस को। लेकिन कांग्रेस माने राहुल गांधी यदि ये मायने हो गए, और पूरा विपक्ष इंडिया गठबंधन लगातार राहुल गांधी के पीछे खड़ा है। राहुल गांधी पे आरोप लगने पे अखिलेश उठ के खड़े हो जाते हैं। उधर से संजय राउत और उद्धव ठाकरे बोल देते हैं, उधर शरद पवार बोल देते हैं, वहां से स्टैलिन का स्टेटमेंट आता है, वहां तेजस्वी बोलने लगते हैं। और वो जो बंगाल की एक शेरनी जो दहाड़ती है, जिसकी मेंबरशिप खत्म करवा दी थी पिछली बार, वो भी कहती है कि ही इज माई एलओपी। तो ये इससे कहीं ना कहीं अब ये डर गए। मैं बार बार आपको कह रहा था, ये लोग डराने का धंधा करते हैं। डराने का धंधा करने वाले सबसे डरपोक होते हैं, इसलिए लोगों को डराते हैं। ये एक साइकी है, ह्यूमन साइकी, और ये दोनों अब उससे डर गए। वो जो जिस हिसाब से बजट की बख्या उधेड़ दी, और जिस हिसाब से इन्हीं के भाषा में जवाब दिया महाभारत और रामायण और शिव जी का नाम लेके। अब कुछ पुराने ड्रग एडिक्ट है, उनको लगता है कि इन्होंने उलूल जुलूल बातें करी,
क्योंकि फिर महाभारत और रामायण समझने के लिए थोड़ी सी वहां पे भी दिमाग होना चाहिए। सिर्फ अच्छी शक्ल सूरत सुंदर होने से काम नहीं चलता ना। ब्रेन एंड ब्यूटी हार्डली गो टुगेदर, दैट इज अ प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम ये है कि अब राहुल गांधी को चुप कैसे करें, क्या करें? ये कोर्ट वाला मामला तो तीर तो नाकाम हो गया। आगे इसके साथ एक कड़ी और जोड़ता हूं मैं, 4 राज्यों के चुनाव। इन 4 राज्यों के चुनाव में जब ये राहुल गांधी तूफान दौरा करेंगे तो ये इनकी मोदी की गारंटी तो पहले ही फेल हो गई, वो ब्रांड तो खत्म हो गया। क्षेत्रीय ब्रांड तीनों चारों आने वाले राज्यों में गायब है। लोग जूते से स्वागत करेंगे इनका, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, झारखंड में और जम्मू कश्मीर में। ऐसे में इस राहुल को नकेल डालेगा कौन? एक ही जगह नकेल डल सकती है जहां जल्दी जमानत नहीं होती, वो है ईडी। यदि ईडी के फेरे में राहुल को फंसा दे और 4-5 महीने भी जेल में रख दे तो खेल हो जाएगा। एक तो बदनाम करने का चांस मिलेगा, लेकिन अब इन मूर्खों को ये पता नहीं है कि आप कोई ईडी की वजह से कोई बदनाम नहीं होता। हाँ, कोई नहीं। 13 महीने जेल में अनिल देशमुख रहे, बाहर आ गए। कोर्ट ने कहा कि भाई कौन सा ईडी का केस बना यार इन पे, क्यों जेल में रखा इनको? ईडी का तो केस बनता ही नहीं। ओंधे मुंह गिर गए। संजय राउत को बाहर निकाला तब जज ने कहा अरे ये जो कांड है आपका, जिस केस में संजय राउत को निकाला, अंदर किया, अरे उसमें तो कोई और अंदर होना चाहिए था, वो कैसा बाहर घूम रहा है? ये किसको उठा के लाए तुम? संजय सिंह को लिया। संजय सिंह को कोर्ट ने कहा कि अरे भाई कुछ तो लाओ, अरे हमको तुम बार बार एक ही बार कहते हो कि साहब 100 करोड़ रुपए, 100, अरे कोई कैश दिखाओ, कुछ तो दिखाओ। मात्र 100 करोड़ बोल बोल के इस आदमी को कितने दिन अंदर रखोगे? उसको बाहर किया। सिसोदिया को लगातार रगड़ रहे हैं। उधर केजरीवाल को बीच में छोड़ना पड़ा इनको, और केजरीवाल को फिर इन्होंने ईडी फेल हो गई तो इन्होंने सीबीआई लगाई, केजरीवाल को अंदर रखा। ठीक है, हेमंत सोरेन का देखो आप, हेमंत सोरेन को इन्होंने बिल्कुल चुनाव के टाइम पे अंदर रखा, नहीं प्रचार करने दिया। अरविंद केजरीवाल को गुजरात का वोटिंग होने तक प्रचार नहीं करने दिया। एक षड्यंत्र के तहत हुआ। क्या हुआ? हेमंत सोरेन के बेल एप्लीकेशन के निर्णय में जज ने क्या कहा? जो 8.5 एकड़ के जमीन का विवाद है जिसमें सोरेन अंदर है, ना रेवेन्यू रिकॉर्ड ना कोई और सरकारी रिकॉर्ड, ये बताता है कि ये जमीन से सोरेन का कोई लेना देना है। तो ये कैसे अंदर कर सकती है इसको? अब सोरेन का ईडी वाला केस खाली पड़ा रहेगा, जैसा अनिल देशमुख का बेल होने के बाद ईडी का एक केस नहीं लगा, एक डेट नहीं लगी। क्योंकि लगाएंगे क्या? ये हरेसमेंट था। अनिल देशमुख की सजा थी कि उसने अफिडेविट करके शरद पवार, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दिया, क्योंकि दांव तो इन चारों को अंदर डालने का था। वो फेल हो गया। तो ये ईडी माने 4-5 महीने मिनिमम। और ये निर्लज्जता के, जो आप कहते हो बार बार, निर्लज्जता का ये अमृतकाल है। तो इतने निर्लज्ज है कि जो सोरेन को घोटालेबाज और 100 करोड़ की वसूली सरकार करके रोज चिल्लाया करते थे, आज चुप है। क्योंकि ईडी ने चार्जशीट ही 1 करोड़ कुछ लाख की लगाई अनिल देशमुख में, फिर 100 करोड़ कहां से हो गया? यहां पे 30 लाख का एक चेक बाकायदा पार्टी को डोनेट किया है, चंदा दिया है, उसी पे इतरा रहे 100 करोड़ उसी के आसपास घूम रहा है। ना कैश के ट्रेल मिले हैं, ना कुछ बैंक के ट्रेल मिले हैं, ना कैश किसको बटा। बोलता कैश आया था और चुनाव में खर्चा हो गया। यार आशीष भाई, ये तो किसी पे भी हो सकता है, कल आपको भी उठा सकते हैं, मुझे भी उठा सकते हैं कि अशोक वानखड़े ने किसी नेता को ब्लैकमेल किया, 200 करोड़ रुपए लिए। अरे 200 करोड़ रुपए है कहां? अरे बोले उनने खर्चा कर दिए। मतलब एक मुझे याद है कि एक आदमी ने एक पेंटिंग थी वहां पे, एक ब्लैंक कैनवास था। ये ईडी के लिए फिट बैठता है, मैं बता रहा हूं आपको। और किसी ने कहा कि अरे ये कैनवास बिना पेंटिंग का ही लगा दिया आपने एग्जीबिशन में। बोले नहीं, ये बहुत बड़ी पेंटिंग है सर, समझना चाहिए आपको। बोले ये क्या पेंटिंग क्या है भाई? ये तो सफेद है, कैनवास है।
ये गलती से लग गया यहाँ पे। बोले नहीं सर, ये घास चरती हुई गाय है। तो बोले घास कहाँ है इसमें? हम बोले गाय खा गई। और बोले फिर गाय? बोले घास खाने के बाद क्या करेगी, वो भी चली गई। ये ईडी है। केजरीवाल ने रिश्वत ली, किधर है? खर्चा कर दी साहब। अरे कहाँ खर्चा कर दी, हमको नहीं पता। घास कहाँ है? गाय खा गई। गाय कहाँ है? घास खाने के बाद चली गई। ये इनकी पेंटिंग है, ये बेचते हैं पेंटिंग। और यकीनन ऐसा नहीं कि अधिकारी इनसे भी बहुत त्रस्त है। आज यदि सबसे ज्यादा कोई त्रस्त होगा तो ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि इस ब्यूरोक्रेसी में आज भी 40% लोग हैं जिनका जमीर आज आवाज दे रहा है कि तुम गलत कर रहे हो। लेकिन बच्चों की एजुकेशन है, घर में बूढ़े माँ बाप है, हर आईएएस अधिकारी अब्जोपति भी नहीं होता। और अब्जोपति हो भी गया तो जमाई हुई संपत्ति है, बहन की शादी करनी है, बेटों को पढ़ाना है, बेटे विदेश पढ़ रहे हैं, उसका खर्चा है, और फिर समाज में बदनामी है। इसलिए इनके साथ चला चलो और समय निकलते से ही कन्नी काट लो। कुछ खेमका जैसे लोग हैं जो हर 15 दिन में ट्रांसफर होते हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी बोलती थी उसके साथ अन्याय हो रहा है। आज बीजेपी की सरकार है वहां पे तो वो भी उसको टहला रही है। अब हुड्डा जी जिन्होंने उनको इतना टहलाया, अब वो कह रहे कि खेमका के साथ अन्याय हो रहा है। निर्लज्ज लोग हैं हमारे यहाँ नेता, और मूर्ख समझते हैं पब्लिक को। तो जो राहुल गांधी ने कहा वो यकीनन सही है, और ये प्लान यही। राहुल गांधी को चुप कराना जरूरी है। राहुल गांधी चुप कैसे हो सकते हैं? राहुल गांधी जेल में जाने के बाद ही चुप हो सकते हैं। राहुल गांधी को आपने संसद से बाहर कर दिया, वो ज्यादा बड़ा बवाल हो गया। संसद के अंदर भी चुप नहीं रहते, और इतना तीखा सवाल करते और पूरा विपक्ष साथ में खड़ा है, करे तो क्या करे? जिसकी जात इनको पता नहीं है, जिनकी जात पता नहीं है। नहीं, राहुल आक्रामक हो गया। राहुल को ये समझ में आ गया कि ये लोग, देखो, लातों के भूत बातों, एक कहावत है हिंदी में, जो भूत प्रेत जूते खाने के आदी हो उनसे प्यार मोहब्बत से वार्तालाप नहीं किया जा सकता। यही राहुल गांधी है ना जो संसद में जाके गले लगा था मोदी जी के। राहुल गांधी अलग थोड़ी है, खिल्ली उड़ा दिया था। कोई दूसरा राहुल गांधी थोड़ी है कि अरे वो राहुल अलग थे, ये अलग थे। जैसे वानखेड़े स्टेडियम वाले वानखेड़े अलग है, समीर वानखेड़े वाला वानखेड़े अलग है, मैं वानखेड़े, और अभी 2 वानखेड़े सांसद है अभी हमारे। लोग पूछते हैं आपका कौन है, मतलब एक बहन है, एक मेरा भाई है, यही बोलना पड़ता है। एक बीजेपी से, एक कांग्रेस से। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी वही है, बदले नहीं है। लेकिन उन्होंने बातों से प्रयास किया, गले लगने के बाद प्रयास किया, प्यार मोहब्बत से प्रयास किया। राहुल जी को बहुत बाद में समझ में आ गया बातों के भूत है, लातों से ही मान। और फिर उन्होंने जब आक्रामकता कर दी, खासकर उसके बाद, क्योंकि पदयात्रा राहुल गांधी कर रहे थे, करने देते, आपको क्या जरूरत थी? लग गया पूरा सेल बोलने के लिए, ये तो गाड़ी में घूमता है, सिर्फ फोटो खींचने के लिए पैर पैर चलाता है। वो फेल हो गया तो बोले जूते और टी शर्ट इतना महंगा क्यों पहनता है? अरे भाई साहब, 16 लाख रुपए का, 17 लाख रुपए का सूट जो पहनते हैं उनको तो किसी ने नहीं बोला। उसके बाद चालू हो गई कि किसी लड़के का हाथ पकड़ के चल रहे थे तो भैया बोले कोई पास्को का केस लगा दो, लड़के को चला रहे हैं, बताओ। मतलब कोई जगह नहीं छोड़ी। फिर जहां जहां अपनी सरकारें वहां गाड़ियां नहीं मिलने दो, उनको प्रताड़ित करो। फिर भी जनमानस उमड़ पड़ा और वो जननायक बन गए। और जननायक बनने के बाद उनको लगा कि इस देश में वाकई मेरी जरूरत है भाई। अब इस देश में सब लोग अपना मुंह सिला के बैठे हैं। राहुल गांधी के अपने पार्टी के लोग मुंह सिला के बैठे हैं। क्या राहुल गांधी का मीडिया सेल इतना एक्टिव था जो आज है? मतलब आज जो राहुल गांधी ने खुद चेंजेस किए, आज भी मीडिया सेल का इंचार्ज क्या वो बीजेपी का स्लीपर सेल नहीं है? जयराम रमेश। क्या इसके पहले सुरजेवाला क्या था? क्या ये राहुल गांधी को ठिकाने के लगाने काम नहीं किया इन लोगों ने? राहुल गांधी किसी के भरोसे नहीं। उनको समझ में आ गया राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है, पीछे मुड़ के देखा एक नहीं रहता। तो संघर्ष खुद करना पड़ेगा, जनता साथ होगी और जो आखिर दम तक देगी। और जनता ने साथ दिया, 240 पे लाके पटका इनको। जो 377 बोलते थे 270 के लाले पड़वा दिए।
तो अब वो राहुल गांधी उस जब ताकत मिली है गुरुजी, ये तो अपने एक क्षेत्र से हारते हारते जबरदस्ती जिताया गया, इनको हारते हारते बच गए प्रधानमंत्री जी। तीसरे राउंड तक 18,000 से डाउन थे। राहुल गांधी तो दोनों जगह जीत गए और एक जगह छोड़नी पड़ी उनको सीट। तो राहुल गांधी का तो परफॉर्मेंस अच्छा है। और तो जब राहुल गांधी इतना पूरे ताकत के साथ लबरेज है, पूरे आत्मविश्वास के साथ लबरेज है, और फिर इस बात को जान गए हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, तो फिर वो लातों का प्रयोग अपने भाषा से करने लगे। जब आक्रामकता हुई, जब उन्होंने इनको कौरव कहा, जब इन्होंने कहा कि आप कौरव हो, उन्हें कहा कि ये 6 लोग हैं चक्रव्यूह में, और इस बार 21वीं सदी में अभिमन्यु को पकड़ने का गुमान मत करना, अर्जुन है ये जनता अर्जुन है, भेद के रखेगी, और जनता भेद रही है। हमने खुद अपना इतना आकलन किया पिछले चुनाव का, लोकसभा के, ये तो 200 180 160 पे टिके हुए हैं। ये जो अभी रिफॉर्म्स फॉर डेमोक्रेटिक का वो जो संस्था का जो आंकड़ा आया, एडीआर की रिपोर्ट तो बताती है ये तो और भी 50-60 सीट डाउन थे, 70 सीट डाउन है ये तो उधर भी जुगाड़, इधर भी जुगाड़, सरकार में जुगाड़, अब राहुल गांधी को चुप करने का जुगाड़। और राहुल गांधी का चुप करने का जुगाड़, इनके पास एक ही हथियार है, ईडी। और ईडी से ज्यादा बेशरम कोई नहीं। वो पकड़ते हैं, आरोप लगाते हैं, लोग छूट जाते हैं, फिर ये फिर खड़े हो जाते हैं। इनको थोड़ी भी शर्म नहीं आती कि हमने किसी बड़े बड़े पॉलिटिकल नेताओं का करियर बिगाड़ दिया है। लेकिन करियर भी नहीं बिगड़ा, वो जननायक बन के उभरे हैं। हेमंत सोरेन आज सबसे लाडला चीफ मिनिस्टर है। लोगों को पता पड़ गया कि ये हमारे चीफ मिनिस्टर एक आदिवासी आदमी इन लोगों के लिए कितना छलता है। एक तरफ किसी आदिवासी को राष्ट्रपति बना के पूरा कैश करने का प्रयास करते हैं। मैं वर्तमान राष्ट्रपति का इज्जत करता हूं, उनके सामने नतमस्तक होता हूं, क्योंकि मैं उनको आदिवासी होने के नाते मेरी उनके प्रति सहानुभूति नहीं है। एक महिला संघर्षशील महिला है, उसका संघर्ष रोल मॉडल हो सकता है इस देश के महिलाओं के लिए, इसलिए मैं आदर से नमस्ते करता हूं उनको, उनके सामने कहता हूं कि सही राष्ट्रपति मिली है देश को। लेकिन मोदी जी क्या उनको संघर्षशील महिला मानते हैं? मोदी जी उनको आदिवासी मानते। वो कहते हैं हमने आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया। तो एक आदिवासी मुख्यमंत्री आपकी आंखों में ठपक रहा था, क्योंकि वो आपकी बातों में हाँ नहीं कह रहा था। वो जो राजकीय व्यभिचार आप इस देश में कर रहे हो, वो करने नहीं दे रहे थे। इससे आगे संजय, मतलब इसके आगे तो बहुत सारी बातें हुई है, और मुझे तो लगता है कि अभी यदि ये, मुझे मतलब एक रात के प्रोग्राम में मैं इसको विस्तार से करूंगा, लेकिन मुझे अब राहुल गांधी की सिक्योरिटी के लिए भी चिंता हो रही है। नहीं, भय सिक्योरिटी इसलिए कि आपने जो कहा ना कि बदला हुआ रूप राहुल का सिर्फ संसद में नहीं है, सिर्फ जुबानी नहीं है, बाहर मणिपुर, जहां जहां मोदी जी जाने से डरते हैं, जहां जहां मोदी अपना चेहरा नहीं दिखा सकते हैं, वहां राहुल गांधी जाके भीड़ में, मैंने मणिपुर की एक तस्वीर देखी थी भाऊ, उस दिन मुझे लगा एकाएक उस समय राहुल और राहुल के सिक्योरिटी वाले भी चौंके। राहुल कुर्सी पर बैठे और एक महिला बिल्कुल बिल्कुल टूट पड़ी, एकाएक चौंक गए, तो वो फूट फूट के रोने लगी और अपने स्थानीय भाषा में बोली। बगल में जो सांसद थी वहां की लोकल, जब भाषा बताया तो राहुल ने पकड़ करके गले लगा लिया। वो उसके साथ दोनों बच्चे, पति, सब वहां पर हिंसा के शिकार हो गए थे, कोई नहीं बचा था। तो ऐसे भीड़ में चले जाना, मोदी की आज तक मोदी ने कदम नहीं रखा। वायनाड, इस देश में इतना बड़ा, केदार के बाद सबसे बड़ा प्राकृतिक आपदा मुझे लगता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यकीनन। अब तक बॉडी निकल रही है। राहुल वहां पर एक दिन रोका गया, मौसम के वजह से एक दिन रोका गया, लेकिन एक दिन रोकते रोकते अगले दिन वो आदमी पहुंच गया वहां, और वहां मौजूद होकर के, लोगों के बीच मौजूद रह करके, कल जो मैंने देखा आखिरी बयान, कि मुझे बिल्कुल जैसे राजीव गांधी, मतलब पिता को खोया था, जो उस समय हालत थी वो मेरी हो रही है, जबकि वायनाड राहुल ने छोड़ दिया है। ये दिक्कत ये है कि जब ये संदेश जाएगा कि ये राहुल जहां छोड़ दिया है, जो सीट छोड़ दिया, वहां भी आदमी तत्काल पहुंच करके खड़ा है लोगों के बीच में, उनके दुख में, दर्द में, आंसुओं में।
ये राजनीति करने का समय नहीं था आशीष। हाँ विश्व इस देश की सबसे बड़ी आपदा है, इस सीजन की सबसे बड़ी आपदा है। और ऐसी आपदा में यदि लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष के नेता है वो देश के, हाँ उसका जाना जरूरी था। वहां एआईएडीएम के जैसे विरोधी पार्टियों के लोगों ने चंदा करके दे दिया है राज्य को। और यहाँ गृह मंत्री आरोप लगाते, झूठ हाँ, बोलते सदन में झूठ। कि हमने सूचना दी थी। आशीष, मैंने पहली बार सुना कि लैंडस्लाइडिंग की कोई पहले सूचना आती है। लैंडस्लाइडिंग की सूचना नहीं आती, हेवी रेन की सूचना आती है, बादल फटने की सूचना आती है, रेड अलर्ट होते हैं। और उस रेड अलर्ट में बहुत नदियां उफान पे आती है, डैम से पानी छोड़े जाते हैं, डैम फुल भरते हैं, नदियां फ्लैश फ्लड आते हैं, लैंड स्लाइडिंग होता है। ये हेवी बरसात के उसके बाद के नतीजे हैं। तो रेड अलर्ट कब घोषित हुआ? क्या 23-24 तारीख को रेड अलर्ट घोषित हुआ? यदि रेड अलर्ट घोषित नहीं हुआ तो गृह मंत्री को रात को सपना पड़ा था ये जो बते कि वहां पे भाई लैंडस्लाइड होने वाला है। कैसा उन्होंने क्या सूचना दी थी केरल गवर्नमेंट को? 23-24 तारीख के पहले एक येलो अलर्ट आया था। हाँ। और येलो अलर्ट में लैंडस्लाइडिंग नहीं होता। नहीं, 150 अब mm जाके बारिश हुई थी, 150 mm बारिश मैंने बोला ना, अलर्ट, अब जाके 5 mm बारिश हुई। हाँ, अब जाके रेड अलर्ट परसों के दिन रेड अलर्ट दिया जब ये पूरा लैंडस्लाइडिंग हो गया। और तब उस रेड अलर्ट के चलते बचाव कार्य रोका गया, क्योंकि बचाव कार्य वाले लोग बह नहीं जाए। फिर से ऊपर से यदि स्लरी आई तो ये होता है। ये किसको बेवकूफ बना रहे देश में? राहुल गांधी ने जो वायनाड का इशू उठाया तो स्पीकर ने क्या कहा? ये बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा है और इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति कौन कर रहा था? क्या बिरला जी के मुंह में ताला लग गया था? क्या निर्लज्जता की इतनी चादर ओढ़ रखी हमारे स्पीकर ने कि एक गृह मंत्री एक राज्य सरकार को दोषी ठहराता है? तब क्यों नहीं कहा उन्होंने कि आप चुप रहिए, आप राजनीति मत करिए इसमें? आपने क्या सूचना दी और केंद्र क्या करते हैं ये बताइए, सूचना सदन को ये दीजिए। उसके मुख्यमंत्री ने तो, विजय ने तो तुरंत जवाब नहीं दिया। विजय अपने बचाव कार्य में लगे रहे और 2 दिन बाद विजय ने कहा कौन सा अलर्ट, कौन सी सूचना है? झूठ बोल रहा है यार। सारा मेल कहा, मेल चेक कर लो, खोलो। अरे आप बताओ ना, आप देश के सामने बताओ। हम देश को भी तो पता पड़े कि कौन सी ऐसी विधा आपने देख ली है कि बिना रेड अलर्ट बरसात का दिए आप लैंडस्लाइडिंग बता रहे हो। कुछ तो बताओगे, कोई नई विधा आपने लाई होगी तो। क्योंकि आपके पास बहुत बड़े पंडित बैठे हुए हैं जो नाली पे उल्टा मटका लगा के गैस जला सकते हैं और बादलों के पीछे प्लेन छुपा सकते हैं रडार से। तो हो सकता है एक नई विधा निकाल ली होगी एंटायर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट ने, जो देश को पता नहीं। घिन आती है जब ये राजनीति करते हैं इस बात पे। भाऊ इनके और मैं बता रहा हूं आशीष, इस देश को बहुत अलर्ट होने की जरूरत है। विपक्ष को ये अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि जो लोग सत्ता में है इनका इतिहास, गुजरात का इतिहास कुछ और बताता है। हाँ, विरोध करने वाला कैसा जाता है, कोई जज हो, कोई साथी मंत्री हो, उसका क्या हश्र होता है इस देश ने देखा। इसलिए जब सब हथियार फेल हो जाते तो फिर ये उस रास्ते, उस तरह से निपटने का प्रयास भी हो सकता है। तो सजग रहना चाहिए और जनता की वेदनाओं को शब्द देने वाले नेता सदन में होने चाहिए, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश हो, कोई भी हो। नहीं, बोलने वाले लोग चाहिए, चाहे अभिषेक मुखर्जी हो, बोलने वाले लोग चाहिए, चाहे संजय राउत हो। लेकिन बुजुर्गों की इज्जत करना, मतलब मैं ये भी कह सकता था खड़गे जी भी हो, लेकिन खड़गे जी का जो अपमान किया उन्होंने राज्यसभा, लेकिन इनसे अपेक्षा भी कैसे कर जी जा सकती है। जो अपमान अडवाणी जी का, जो अपमान मुरली मनोहर जोशी का हुआ है, जबरिया रिटायर कर दिए वो लोग जिन्होंने इन लोगों की उंगली पकड़ के यहां तक ले आए,
उन लोगों से क्या अपेक्षा कर सकते कि विपक्ष के बुजुर्गों का ये साथ देंगे? वही, बिल्कुल, जो अपने पिता जो जैसे अपने आडवाणी पिता जी सम, जो अपने पिता समान आदमी का इज्जत नहीं कर सकते, वो दूसरी क्या इज्जत करेगा? के पिता क्या करे। बिल्कुल, ये बिल्कुल कड़वी सच्चाई है और सबसे बड़ी बात है, जो आखिर में आपने कहा, मैं इसके साथ ही खत्म कर रहा हूँ चर्चा। ये ईडी जिसकी बात राहुल ने कही है, ये बहुत छोटा अभी स्टेप है। इससे खतरनाक स्टेप भी हो सकते हैं, क्योंकि इनके दिल में, इनके सीने में दिल नहीं है, इनकी आँखों में पानी नहीं है। जिसकी आँखों में पानी होता है, हम लोगों ने केदार का आपदा देखा है, वैसे ही आपदा है। मृतकों की संख्या कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन सैकड़ों चले गए दुनिया से। वही है वायनाड में। कौन जा रहा है वहां झांकने? कौन गया? राजनीति ऐसे समय में तो अगर अलर्ट दिया होता तो नहीं बोलते, पहले सब कुछ खत्म हो जाता तो। लेकिन झूठ, ये अलर्ट कहां था अमित शाह का हिमाचल के लिए? ये अलर्ट कहां था उत्तराखंड के लिए? बता देते कि धामी को भी दिया था अलर्ट। दरअसल ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है। वायनाड पे जब कहा कि अलर्ट दिया था लैंडस्लाइड का, उसी के अगले दिन हिमाचल में और उत्तराखंड में लैंडस्लाइड हो। तो लैंडस्लाइड केरल वाला पता चला था, हिमाचल वाला और उत्तराखंड वाला नहीं पता था। धामी को नहीं भेजा था अलर्ट, खाली विजयन को भेजा था कि पिनराई विजयन के लिए स्पेशली ये फीड है। बेशर्मी, बार बार ये बात हम लोग कहते हैं, रिपिटेशन भी है, लेकिन क्या करें, ये याद दिलाने के लिए बोलते हैं कि बेशर्मी का अमृतकाल है। इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए, लेकिन ये स्थितियां, अब इन स्थितियों में बहुत सजग रहना है, बहुत सतर्क रहना है। ईडी आएगी, कम से कम एक बात है कि राहुल के न भाव भंगिमा में, न चेहरे में, न प्रेजेंटेशन में, न रिएक्शन में, कहीं पे भी किसी तरह का डर खौफ नहीं है। चाय बिस्किट तैयार है, आइए, चाय बिस्किट कीजिएगा, जाइएगा, लेकिन आगे की मंशा पर निगाह रखिएगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार।